हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाया हूं टॉपिक, ठीक ना। देखिए दोस्तों, केवल आपको पेटी सेट मारने से नहीं होगा, और आप जानते नहीं हैं तो नहीं आप कर पाएंगे कि क्या पूछता है सीटेट में, ठीक ना। मैं जानता हूं दोस्तों कि आपको इस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन मेरा काम है दोस्तों मेहनत करना है। मैं मेहनत किया हूँ दोस्तों, आपके लिए एकदम मोस्ट टॉपिक लाया हूँ, एकदम छाट कर लाया हूँ जहाँ से एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक ना। जो इस वीडियो को देख लेगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि 60 और नंबर का है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि उसमें से 10 क्वेश्चन मेरे वीडियो से आएगा, इस छोटे से वीडियो से, ठीक ना। और रिस्पॉन्स देंगे तो अगला भी वीडियो ज़रूर लूँगा, ठीक ना। तो अगला देखते हैं दोस्तों, देखते हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। जिसको मन करेगा देखेगा, जिसको मन करेगा लाइक करेगा, ठीक ना। क्योंकि अच्छे क्वालिटी की कोई कीमत नहीं है यूट्यूब पर, जानते हैं। कोई भी अगर ऐरा गैरा डाल दे रहा है दोस्तों कैसा भी वीडियो, तो उसका ज़्यादा व्यू आ रहा है और ज़्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बिना देरी के हुए। देखिए, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है दोस्तों, हर साल पूछता है सीटेट में कि पूरा पाषाण स्थल पूछता है, 9 पाषाण स्थल पूछता है, ठीक ना। महापाषाणिक स्थल पूछता है। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए जो पूरा पाषाणिक स्थल है दोस्तों, तो पूरा पाषाणिक स्थल के अंतर्गत दोस्तों कुरनूल गुफा आती है, हुंसगी आता है, हुंसगी जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और भीमबेटका आता है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक ना। तो पूछेगा कि निम्न से कौन सा पूरा पाषाणिक स्थल है, तो ये पूछेगा। देखिए एग्जाम में भी पूछा गया कुरनूल गुफा यानी राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो कुरनूल गुफा से मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 9 पाषाणिक स्थल पूछेगा दोस्तों, 9 पाषाणिक स्थल, 9 पाषाणिक स्थल में कोल्डिहवा आ जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश में है, महागढ़ा आ जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, चिरांद आ जाएगा दोस्तों जो कि बिहार में है, दाउजली हेडिंग आ जाएगा, बुर्ज होम आ जाएगा, बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक ना। ये 9 पाषाणिक स्थल है। मेहरगढ़ आ जाएगा, पयमपल्ली आ जाएगा जो कि तमिलनाडु में है। तो इसको आप मेरे मानने से दोस्तों इस वीडियो को देखिए और इसको याद कर चले जाइए, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि ज़रूर क्वेश्चन फंसेगा आपका। देखिए महापाषाणिक स्थल अगर पूछे दोस्तों तो कि महापाषाणिक स्थल कौन है, इनमें से स्टेटमेंट वाला ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो अगर ये याद रहेगा तो अभी स्टेटमेंट कर पाएंगे आप। ब्रह्मगिरी आता है दोस्तों महापाषाणिक स्थल में, आदि चनलूर आता है, हुलूर आता है, और अब देखते हैं दोस्तों स्टार में, ठीक ना। ये तीनों याद रख लीजिएगा, महापाषाणिक स्थल, 9 पाषाणिक और पूरा पाषाणिक। देखिए ये पूछेगा दोस्तों कि शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों पाटने जगह से प्राप्त हुए हैं। पाटने कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक ना। तो शुतुरमुर्ग का अंडे का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पाटने जगह से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। ये पूछता है दोस्तों एग्जाम में कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो देखिए दोस्तों कालीबंगा से भी मिला है और लोथल से भी मिला है अग्निकुंड के साक्ष्य। भंडारगिरी वाला आपके एग्जाम में पूछा है, तो भंडारगिरी के अवशेष दोस्तों हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, लोथल से मिला है। जानते हैं दोस्तों कि सीटेट एग्जाम क्वेश्चन को जब रिपीट ज़्यादा करता है, ठीक ना। देखिए ये पूछेगा दोस्तों कि महिलाओं और शूद्रों को वेद का अध्ययन करने का अधिकार था कि नहीं था, तो नहीं था दोस्तों, वेद का अध्ययन करने का अधिकार इन लोगों को नहीं था, ठीक ना। कर कितना लगता था दोस्तों, तो कर उस समय कर को भाग कहा जाता था, ये एग्जाम में पूछा गया है। कर को क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। और कर कितना लिया जाता था, तो 1/6 भाग उस समय, ठीक है। ऋग वैदिक काल की बात किया जा रहा है। और सभा में दोस्तों, सभा में नहीं, ये देखिए दोस्तों स्त्रियाँ, दास और कर्मकार को सभा में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो सभा में भाग लेने का अधिकार किसको नहीं था, तो स्त्रियों को भी नहीं था, दासों को भी नहीं था, कर्मकारों को भी नहीं था। और वेद का अध्ययन करने के लिए अधिकार नहीं था महिलाओं को, ठीक है, महिला और शूद्रों को, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला, संघ में प्रवेश। संघ में प्रवेश जैन धर्म के समय या बौद्ध धर्म के समय संघ में कौन प्रवेश कर सकते थे, तो मजदूर भी कर सकता था, नाई भी कर सकता था, गौड़िकाई भी, दास भी, पुरुष भी और महिलाएं भी कर सकती थी, ठीक ना। बशर्ते उनको अपने पति से इजाज़त लेनी पड़ती थी, ठीक ना। देखिए यहाँ से एग्जाम में हर साल पूछता है, हर साल एग्जाम में पूछता है यहाँ से। देखिए अगर पूछे कि बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता है, तो विलल्ला कहा जाता है, ठीक ना। साधारण हलवाई को उड़वार कहा जाता है। भूमिहीन मजदूर और दासों को कैडेसियर और अधिमेई कहा जाता था, ठीक ना। भूमिहीन मजदूर और दासों को, और गांव के प्रधान व्यक्ति को कहा जाता था ग्राम भोजक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। गाँवों के समूह को नाडू कहा जाता था, क्या, नाडू। व्यापारियों के समूह को नगरम कहा जाता था, व्यापारियों के समूह को नगरम कहा जाता था, ठीक ना। याद रख लीजिएगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। देखते हैं दोस्तों अगला, देखिए स्वतंत्र किसान स्वतंत्र किसान किसे कहा जाता था, तो जो गृहपति होते थे उन लोगों को स्वतंत्र किसान कहा जाता था, ठीक है।
नौकर श्रेष्ठी दोस्तों मुख्य बैंकर और शहर का व्यापारी होता था नौकर श्रेष्ठी। तो याद रख लीजिएगा कि नगर में क्या होते हैं, बैंक वाले होते हैं। तो बैंकर, मुख्य बैंकर किसे कहा जाता था, नगर श्रेष्ठी को कहा जाता था, या शहर का व्यापारी को कहा जाता था, ठीक ना। सार्थवाहक, सार्थवाहक किसे कहा जाता था, व्यापारियों के काफिलों को नेता का कहा जाता था, ठीक है। नेता याद रख लीजिएगा, व्यापारियों के काफिलों के नेता को कहा जाता था सार्थवाह, सार्थवाह, ठीक ना। वीडियो बनाया हूँ तो थोड़ा डीम बन गया है, ठीक ना। प्रथम कुलिक पूछे दोस्तों कि प्रथम कुलिक किसे कहा जाता था, मुख्य शिल्पकार को दोस्तों प्रथम कुलिक कहा जाता था, ठीक ना। कायस्थों किसको कहा जाता था, तो लिपियों के प्रधान को कहा जाता था, लिपियों के प्रधान को कायस्थों कहा जाता था। संधि विग्राहिक किसे कहा जाता था, संधि विग्राहिक तो युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री को कहा जाता था। युद्ध और शांति, तो संधि मतलब संधि करवाना है, तो युद्ध और शांति का जो मंत्री है उसको संधि करवाना है। तो ये याद कर सकते हैं इस तरह। और इसको याद कर सकते हैं सार्थवा, सार्थवा से सारथी याद रख लीजिएगा। तो अर्जुन देव का सारथी कौन था, एक नेता ही था, मतलब किस जी थे, तो नेता का काम करते थे, ठीक ना। आगे लीडर का काम करते थे। ये एग्जाम में पूछता है दोस्तों, देखिए स्तूप को क्या कहा जाता था, टीला, और शिखर को कहा जाता था टावर। बस आपको याद कर लेना है, आपको स्टेटमेंट वाइज पूछेगा, ठीक ना। स्टेटमेंट वाइज पूछ देगा कि स्तूप को टावर कहा जाता था, तो गलती हो जाएगा दोस्तों। स्तूप को टावर नहीं कहा जाता था, स्तूप को क्या कहा जाता था, टीला कहा जाता था, ठीक ना। देखिए ये याद रख लीजिए, परिक्रमा, परिक्रमा परिदक्षिणा पथ वृत्ताकार होता था। तब परिक्रमा जहाँ होता था दोस्तों, मंदिर के चारों जो परिक्रमा होता था उसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। गर्भगृह किसे कहा जाते थे, तो जहाँ देवी और देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी उसे गर्भगृह कहा जाता था। तमिल महाकाव्य दो याद रख लीजिएगा, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई, ठीक ना। तो देखिए शिल्पाधिकारम की रचना याद रख लीजिएगा, इलांगो ने की है, और मणिमेखलाई की रचना की है दोस्तों सतनार ने की है, ठीक ना। देखिए शिल्पाधिकारम में केवलन और माधवी की कहानी है, जबकि मणिमेखलाई में दोस्तों केवलन और माधवी और उनकी बेटी की कहानी है, ठीक ना। केवलन और माधवी और उनकी बेटी की कहानी है, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए गुलामगिरी पूछेगा कि गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, काश्तकार का चाबुक किसकी रचना है, तो ये दोनों पुस्तक है ज्योतिबा राव फुले की। और जूठन पूछे दोस्तों, जूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि याद रखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ठीक ना। स्त्री पुरुष तुलना दोस्तों ताराबाई शिंदे की है, कई बार एग्जाम में पूछा है, स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे। और सुल्ताना का शॉर्ट फॉर्म पूछे तो रुकैया बेगम हुसैन, रुकैया बेगम हुसैन। अमार जुबान पूछे दोस्तों कि अमार जुबान किसकी रचना है, तो राज सुंदर देवी। जो दोस्तों तैयारी कर रहा होगा उसको मालूम होगा कि मैं कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ये याद रख लीजिएगा कि वायुमंडल में ऊपर जाने पर क्या होता है, तो दाब घटने लगता है। तो एग्जाम में पिछले बार ही पूछा था दोस्तों 2023 के एग्जाम में, ठीक ना, जो 2024 वाला जो जनवरी में हुआ था। तो वायुमंडल में ऊपर जाने पर क्या होता है, दाब घटने लगता है, ठीक ना। कपास और पटसन के बारे में याद रखिएगा। कपास उच्च तापमान और हल्की वर्षा, तो कपास के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, और काली और जलोढ़ मृदा चाहिए, ठीक ना। और पटसन के लिए दोस्तों भी उच्च तापमान चाहिए लेकिन भारी वर्षा चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कपास वाला याद रख लीजिएगा, हल्की वर्षा और पटसन के लिए भारी वर्षा। सुनहरा रेशा भी कहा जाता है दोस्तों पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ठीक ना। ये याद रख लीजिएगा। अनेकता में एकता की पुस्तक, ये भी एक पुस्तक याद रख लीजिएगा कि अनेकता में एकता की पुस्तक किसने लिखा है, तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ठीक ना। ये याद रख लीजिएगा, देखो एग्जाम में पूछता है कर्क रेखा से कौन कौन महाद्वीप से गुजरते हैं, तो कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से और एशिया महाद्वीप से गुजरता है। अब भूमध्य रेखा दोस्तों दक्षिणी अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया से गुजरता है। ये एग्जाम में पूछता है हर साल। मकर रेखा से दोस्तों दक्षिण अमेरिका से गुजरता है मकर रेखा, अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से, ठीक ना। विलय नीति, ये एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा है कि विलय नीति में मिलाया गया राज्य। ट्रिक से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए जो विलय नीति या हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, तो उसके तहत उसने सबसे पहले सतारा को मिलाया था 1848 में। तो ये मैच करने वाला आपके एग्जाम में आ जाता है कि सतारा 1848, संबलपुर 1850। तो याद रख लीजिएगा सीरियल वाइज, एस सन जी, एस याद हो गया, फिर सन मतलब सूरज याद हो गया, और फिर जे याद रख लीजिए, तो एस सन जे, ठीक ना। एस सतारा 1848, संबलपुर को डलहौजी ने मिलाया था 1850 में, उदयपुर को मिलाया था दोस्तों 1852 में, और नागपुर को मिलाया था 1853-54 में, और झांसी को भी मिलाया था 1853-54 में, ठीक ना। याद रख लीजिएगा।
ये याद रख लीजिएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। कुल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। बस्तर विद्रोह से बस्ता याद रख लीजिएगा, बस्ता 10 रुपये का मिलता है, ठीक ना। और कोका कोला 31-32 रुपये का मिलता है, याद रख लीजिएगा। इल्बर्ट बिल 1883 में आया था। इल्बर्ट बिल का अंग्रेजों ने विरोध किया था, ठीक ना। तो ये देखिए दोस्तों, और देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अस्थाई पौने पूछता है आपके एग्जाम में, अस्थाई पौने कौन कौन होती है? तो अस्थाई पौने दोस्तों पश्चिमी जो पौने होती है, पूर्वी पौने होती है और व्यापारिक पौने, ये सब अस्थाई पौने में आती है। और मौसमी पौने कौन होती है? तो मौसमी पौने होती है मानसूनी पौने। तो जो मानसूनी पौने होती है मौसमी पौने होती है, ठीक ना। त्रिपक्षीय संघर्ष, ये एग्जाम में पूछता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल के बीच दोस्तों कनौज के लिए दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक ना। नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा 2023 में खूब पूछा था, 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से बन गए थे, ठीक ना। तो नवीकरणीय ऊर्जा को ही गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। इसका अंतर्गत आता है जो नया चीज़ है, तो नया चीज़ जैसे सौर ऊर्जा बना है वर्तमान में, ठीक ना। सूर्य से बनता है सौर ऊर्जा, पवन से बनता है दोस्तों बिजली, ये नवीकरणीय ऊर्जा में आएगा। सूर्य से और बायोगैस भी नवीकरणीय है, नाभिकीय भी नवीकरणीय है, ज्वारीय भी नवीकरणीय है। और अनवीकरणीय याद रख लीजिएगा, अनवीकरणीय को ही परंपरागत कहते हैं। पेट्रोल आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, एलपीजी आ जाएगा, ये जो परंपरा से चले आ रहा था, पेट्रोल कोयला बहुत समय से चले आ रहा है, ठीक ना। तो ये अनवीकरणीय हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। रिस्पॉन्स देंगे तो मैं अगला भी वीडियो लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।